तो गाइस आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु शर्मा जी, जो कि एक सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको ट्रेडिंग में, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। अभी अगर हम देखेंगे बहुत सारी चेंजेस के बाद हमने एक सारी पॉडकास्ट में डिस्कशन किया इस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया जाए, बट कहीं ना कहीं एक लैगिंग है कि भाई जो प्लान है ना, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाए, जीरो से एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। बहुत सारी डिस्कशन है, हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट अच्छे आते हैं तो हम पार्ट 2 भी जरूर शूट करेंगे हिमांशु भाई के साथ। कैसे हो हिमांशु भाई? धन्यवाद दीपक भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिनों से हमारा प्लान बन रहा था हाँ जी, आपके साथ डिस्कस करने का, बट फाइनली अब जाके पूरा हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो बताइए कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को कि कैसे आप स्टार्ट किया या फिर क्या कर रहे हो अभी आप फाइनली। दीपक भाई, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। ये डेजिग्नेशन मुझे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट ओके। यूएसए से मिली है। और एक सर्टिफाइड कोर्स है जैसे कि लगा आपने सुना हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं सीएफए। तो ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें रिपोर्ट राइटिंग होती है, प्राइस एक्शन के ऊपर बात होती है, ट्रेडिंग साइकिल्स, स्टॉक सिलेक्शन, इनके बारे में पूरा एग्जाम होता है जो कि एक यूएसए बेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कराती है। दिस इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्री। इंडिया में कुछ गिने चुने लोगों के पास ये डिग्री है। ओके। और मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। थोड़ा एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का मुझे। काफ़ी सारी रिसर्च फर्म में मैंने जॉब करी है, टेक्निकल एनालिस्ट की जॉब करी है, डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट मैंने हेड किए हैं। रॉयल डच शेल जो कि एक ऑयल बेस्ड कंपनी है, और उसमें मैं WTA वेस्टर्न टेक्सास ऑयल ओके। उसका रिस्क एनालिस्ट था। उसके बाद मैंने रेलिगेयर में एज ए मैनेजर डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट काम किया है। ओके। और वे आफ्टर कोविड मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ के अपना ट्रेडिंग पे ध्यान दिया। और मैं आपके व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस, जो मैंने रिसर्च फर्म में जॉब करी, फिर एक MNC में जॉब करी जो कि एक फॉर्च्यून 500 टॉप में आती है कंपनी, उसमें एज ए एनालिस्ट काम किया। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ्रॉम बिगिनिंग से आप किस तरीके से प्रोफेशनल वे में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आप यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताते हैं, है ना? एग्जैक्टली। बट एक कोई एक वे नहीं बताता कि किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से आपको आगे एक स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस जो होती है उसे फॉलो करना है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक क्रैश कोर्स हो सकता है जो बिगिनर है जिसको पता है मार्केट के बारे में, बट एक वे नहीं मिल रहा है कि कैसे स्टार्ट किया जाए। एग्जैक्टली। दीपक भाई, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब आप ट्रेडिंग में जंप इन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को हम एज ए बिजनेस लेके चलेंगे ना, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। Okay. अगर मोस्टली लोग इसमें लॉस में इसलिए होते हैं कि वो ट्रेडिंग को एज ए हॉबी लेके चलते हैं, और हॉबी हमेशा, आपको जैसे मालूम है, हमेशा कॉस्ट करती है। एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेके चलेंगे, और बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने भी यूज किया था अपनी ट्रेडिंग की लाइफ में। ठीक है, इस पॉडकास्ट के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके व्यूअर्स की जो लर्निंग कर्व है ना, वो शॉर्टन हो जाएगा। क्या बात। जो 4-5 साल लगेंगे उन्हें, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, वो 4 से 5 महीने में एक प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान के बारे में हम बात करेंगे, तो ट्रेडिंग प्लान के बारे में जैसे आपने अपनी वीडियोस में काफ़ी बताता। हाँ, बहुत जरूरी भी है। विदाउट, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो एक प्लानिंग की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, बट लोग ट्रेडिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि इसकी प्लान बनाए या कुछ करें। सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहली जो बात आती है उसमें ना, ट्रेडिंग प्लान में जो आती है पर्सनल ट्रेड। ओके। हाँ, पर्सनल ट्रेड कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है। ठीक है, आपको मतलब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। जो पहला पॉइंट है कि पर्सनल ट्रेड्स किस तरीके के हैं एक आपकी। मिनट में आपको टोकूंगा, क्या इसमें ये भी आ रहा है कि अगर हमारे ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं तो कोई ऐसा भी है जिस जो ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं है? ट्रेड्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो मॉडिफाई आप कर सकते हो। मतलब ये दिस इज वेरी सिमिलर कि आप, ठीक है, आपको नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, लाइक जैसे कि स्ट्रेंथ होगी, वीकनेसेस होगी उन पे। ठीक है, पर्सनल ट्रेड में सबसे पहले वाई पता होना चाहिए। नो योर वाई, कि आप ट्रेडिंग में क्यों आ रहे हो, आपको क्या करना है। कि केवल आप ये देख के आ रहे हो कि आपका पड़ोसी या फिर आपका कोई कलीग ट्रेड कर रहा है तो चलो मैं भी ट्रेड कर लेता हूँ।
ठीक है? तो सबसे पहले आपको व्हाय पता होना चाहिए, व्हाय यू आर जंपिंग इनटू ट्रेड, ठीक है? अगर ठीक है कि आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, ठीक है? आप आ सकते हो, उसमें लिखिए, प्रॉपर्ली लिखिए कि मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, एक मतलब हमें नोट्स बनाने हैं सबसे पहले, हाँ? हाँ, ये मतलब एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास 4-5 कागज़ होने चाहिए ये, कि जिसमें पर्सनल ट्रेट हो गया पहला, कि मैं ट्रेडिंग क्यों करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ओके, उसके बाद होना चाहिए कि क्या नाम, कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ओके। ठीक है? मुझे दिन का 5% चाहिए या महीने का 5% चाहिए, ठीक है? या साल का मैं 30-40% में मैं कंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबल हो। ठीक है? क्या ये वैरी करेगा कैपिटल टू कैपिटल? कैपिटल टू कैपिटल वैरी नहीं करना चाहिए दीपक भाई, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी कैपिटल ग्रेजुअली ग्रो होगी, तो होता क्या है कि जैसे आप स्मॉल कैपिटल पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है? आपने 50,000 रुपए लगाए, तो रिटेल ट्रेडर उस पे रिस्क ले सकता है, ठीक है? बट इन ग्रेजुअल जब वो इंक्रीज़ होगी, तो 5 लाख की जब कैपिटल बनेगी या 50 लाख की कैपिटल बनेगी, तो रिस्क एपेटाइट, अगर आप जो गलती कर रहे हैं 50,000 पे, ठीक वही। है? वो आपकी कैपिटल को वाइप आउट कर सकती है। हो सकता है कि वो 50,000 पे आपके लिए मैटर भी ना करें, 50,000 रुपए जो लगे हैं। बट जब 50 लाख, ठीक है? तो इट्स बेटर कि जो अब आपकी जो पर्सनल ट्रेड्स हैं, जो आपकी साइकोलॉजी है, आप उसको 50,000 पे डेवलप करो। 50,000 को या 50 लाख समझ के वैसे ही एग्ज़ैक्टली बिल्कुल आपने सही वर्ड बोला है। होगा क्या, जब आपकी कैपिटल 50 लाख हो जाएगी ना, तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने 50,000 पे भी वही काम करा है, ओके। ठीक है? तो उससे आपकी कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, और आप यू बिकम ए, जिसे बोलते हैं ना कि आपको ट्रेडिंग अगर करनी है, तो यू नीड टू बिकम ए रोबोट, हुँ, इमोशनल लेस, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी, ठीक है? तो दीज़ कम अंडर ट्रेडिंग ट्रेड्स, ठीक है? आपको कितना परसेंटेज चाहिएगा, है ना? आप इंट्राडे में जाएँगे, स्विंग में जाएँगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। इंट्राडे में मॉर्निंग में लिया, शाम को निकाल दिया, स्विंग ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स में करेंगे, इक्विटी में करेंगे। देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है भाई, मुझे इंट्राडे करना है, मुझे स्विंग ही करनी है, तो फिर आप इंट्राडे की तरफ को देखोगे भी नहीं, है ना? और उससे क्या होगा, आपका जो एक माइंड होगा ना, माइंड मेकअप जो आपने कर रखा है, ठीक है भाई, मुझे इसी वे में जाना है, तो आप दूसरे रास्ते को नहीं चुनोगे, हुँ, और उससे आपकी फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। फाइन, जब आपको पता है कि मुझे स्विंग ट्रेड करनी है, ठीक है? मैं अब लूँगा और 15-20 दिन बाद मैं स्टॉक को निकाल दूँगा, ठीक है? तो आपको कंसंट्रेशन, अगर आपने ये कर लिया कि भाई मुझे खाली स्विंग देखना है, मुझे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, या फिर मुझे ऑप्शन बाइंग ही करनी है खाली, तो मैं ऑप्शन बाइंग के प्लान के हिसाब से काम करूँगा। तो आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। मार्केट में या फिर लाइफ इन जनरल में अगर बात करूँ, बंदे को लॉस या फिर वो अपने वे से भटकता क्यों है? क्योंकि वो सब 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 तरफ जवाब देख है। सब तरफ भागने की कोशिश करता हुँ, है ना? तो मेन मेन प्रॉब्लम वही है, उसी का पहले ही समाधान कर लो। या तो मैं ऑप्शन बाइंग में जाऊँगा, या फिर मैं स्विंग करनी है, तो मैं स्विंग के हिसाब से अपनी प्राइस एक्शन बनाऊँगा, है ना? ऑप्शन अगर करूँगा तो मैं ऑप्शन के हिसाब से प्राइस एक्शन बनाऊँगा, हुँ, क्योंकि ऑप्शन इज़ ए डिकेइंग एसेट। हुँ, जैसा कि आप अपनी वीडियोज़ में भी बोलते हैं कि ऑप्शन 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। बिल इट बिकम वर्थलेस, है ना? स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कोई केस है नहीं। आप उसे 10 दिन होल्ड कीजिए, 15 दिन होल्ड कीजिए, ठीक है? 1 महीना होल्ड कीजिए, बिल्कुल। अगर आप स्विंग ट्रेड करें। तो डिफरेंट ट्रेड्स हैं। तो ट्रेडिंग टैक्टिक्स में आपके ये आने चाहिए कि मैं कौन-सा स्टाइल चूज़ करूँगा। स्कैल्पिंग करनी है, तो उसी के हिसाब से फिर आप अपनी पोजीशन साइज़िंग करेंगे। तो ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं, फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको टोकना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो या इंट्राडे करो, तो एक बंदा या मैं पहचानूँ कैसे कि मुझे फर्दर क्या करना चाहिए या मैं किस चीज़ को चुनूँ? उसका कोई पैरामीटर है क्या आपके नज़र में? बिल्कुल है दीपक भाई, जैसे कि लेट्स से सपोज़ कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। हुँ, कोई बंदा आईटी की जॉब में है या किसी भी जॉब में है, व्हाटएवर, ठीक है? उसके पास टाइम नहीं है, बट वो देखा-देख ट्रेडिंग करना चाहता है, हुँ, क्योंकि उसका कलीग जो है वो ट्रेड कर रहा है। वो उतना टाइम नहीं दे सकते, हुँ, और उनको मार्केट में भी जाना है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद इक्विटी, ओके। स्विंग ट्रेडिंग करें, थोड़ी-सी इन्वेस्टिंग करें, ठीक है? धीरे-धीरे करके जब मार्केट उनकी समझ में आने लगे, तो इट्स बेटर टू मूव टू ऑप्शंस। हुँ, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा कि ऑप्शंस में चले जाइए, जंप इन कर लीजिए। धीरे-धीरे इक्विटी में 1 शेयर से काम करो, 10 शेयर से काम करो, फिर 100 शेयर से काम करो। यूज्ड टू बिकम कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, मार्केट के डायनामिक्स समझो, ओके। ठीक है? किसी की बातों में आके ना ट्रेड करो कि आपका जो कलीग है, वो उसने आपको दिखा दिया कि देखो मैंने या 5,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए कमा लिए, है ना? वो आपको लॉस का ट्रेड नहीं दिखाएगा, है ना? तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद इक्विटीज़,
है ना? धीरे-धीरे मार्केट के डायनामिक्स समझो कि ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं, डेल्टा आपके लिए कैसे प्ले करेगा, थीटा का क्या रोल है ना? थीटा ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट काम करता है, ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है? ओके। और ट्रेडिंग को मैं इसलिए बोला कि ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस लेके चलेंगे, तो उसमें आपको रिज़ल्ट भी बिज़नेस की तरह मिल पाएँगे। नेक्स्ट आप बता रहे थे और ट्रेड्स के बारे में शायद आप बता रहे थे नेक्स्ट। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट जैसे अपने ट्रेडिंग प्लान में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने रॉयल डच शेल में जब जॉब करी थी, तो उसमें एट अ टाइम ऑफ जॉइनिंग तो वो बीसीपी करके चलते हैं, बिज़नेस कंटिंजेंसी प्लान। ओके। देखिए, हमेशा सारी चीज़ें फेवर में नहीं होंगी आपके, हुँ। कभी-कभी अगेंस्ट भी जाएँगी, तो सेम गोज़ विद मार्केट। ओके। तो आपको अपना बीसीपी पता होना चाहिए। बीसीपी लाइक जैसे कि लेट्स से सपोज़ करो आपने कोई ट्रेड लिया हुँ। और आपका इंटरनेट चला गया, ओके। तो क्या आपके पास एक बैकअप में इंटरनेट है? अच्छा, ये भी इसमें आता है, हाँ? आप एक लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके पास क्या बैकअप में, लेट्स से सपोज़ करो आपने ट्रेड लिया, अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है प्रॉफिट में और आपका लैपटॉप शट डाउन। अब आपको पोज़ीशन कट करनी है, तो कैसे करोगे? तो ये सारी चीज़ें आपके उस प्लान में होनी चाहिए। ओके। इंटरनेट है, तो एक इंटरनेट और ले लो। इंटरेस्टिंग। एक लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो एक सब्स्टिट्यूट आपके पास होना चाहिए, फ़ोन ही चाहे क्यों ना हो बट हो। फ़ोन ही क्यों ना हो, क्योंकि एट द टाइम आप अपने फ़ोन से भी पोज़ीशन कट कर सकते हो। बिल्कुल। बट फ्रॉम एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक बैकअप आपके पास होना चाहिए, चार्टिंग का बैकअप होना चाहिए। हुँ। एक लाइट चली गई अगर, तब क्या करेंगे? पावर बैकअप होना। पावर बैकअप होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है दीपक भाई, हुँ। ठीक है? लोग अपना 1-1, 2-2 लाख का स्टॉप लॉस कटवा लेंगे, बट इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, सही कह रहे हो। बिकॉज़ दीज़ थिंग्स क्रिएट योर एनवायरनमेंट। अगर आपने चीज़ नोटिस करी हो दीपक भाई, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, वेदर इट इज़ एकेडमिक्स, बंदा वो ही फ्लरिश करता है जो एक एनवायरनमेंट बना के चलता है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आप ट्रेडिंग करो तो एक एनवायरनमेंट बना के चलो। सही कह रहे हो। सिस्टम होने चाहिए आपके पास, आपके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट की बुक होनी चाहिए जो कि डे इन डे आउट, बिकॉज़ ट्रेडिंग इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग। हुँ। और बोरिंग में क्या करता है आदमी, चलो कुछ नहीं करता, मैं एक सौदा ले एक ट्रेड कर लेता हूँ। हाँ। अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, बुक्स पढ़ने के लिए होंगी, है ना? अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स होंगे पढ़ने के लिए, तो आप अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो कि ठीक है, मैंने सौदा लिया, मेरा आज का प्रॉफिट हो गया। एग्ज़ैक्टली। लेट्स से सपोज़ करो आप एक एक्स अमाउंट मान के चल रहे हो कि मेरा एक्स अमाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरा डन फॉर द डे होगा। बट कुछ लोग क्या करते हैं, यार मेरे ईज़िली 5,000 रुपए आ गए, अब मैं क्या करता हूँ 5,000 को 10,000 में कन्वर्ट कर लेता हूँ और वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सिस्टम को शट डाउन करो, अवॉइड करो मार्केट को। अपनी बुक्स जो पढ़ी हैं उन्हें पढ़ो, आर्टिकल्स हैं, और किसी चीज़ में ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। हुँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गई। और एक सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है दीपक भाई, जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जर्नलिंग करना। ओके। जर्नलिंग एक क्रूशियल थिंग है जो आपकी ट्रेडिंग को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती है। क्यों कर सकती है? इसलिए कर सकती है कि हम इम्प्रूव तभी हो सकते हैं हुँ। जब हमें हमारी गलतियों का पता होता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है? और मोस्टली लोग, आप अपने व्यूअर्स से पूछना कि कितने लोग जर्नलिंग करते हैं? बहुत ही कम लोग करते हैं। बहुत ही कम लोग करते हैं। क्यों नहीं करते, मैं अभी उसका रीज़न बता देता हूँ। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को अपनी गलतियाँ नहीं जानने की एक चीज़ होती है कि यार मुझे मेरी गलती ना पता चले बस। मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करूँगा, मैं वैसे ही बोलता भी हूँ। मैं क्या, गलती करने में कोई गलती नहीं है, गलती करके ना मानने में गलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री। तो उसमें क्या होगा कि एक ना एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, दीपक भाई, जैसे मार्केट में अगर कोई आया बंदा, हुँ। एक ट्रेडिशनल होती है और एक होती है जो आपको एक ट्रेडर बना देती है। उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक बहुत छोटी-सी चीज़ का डिफरेंस होता है, जो मैंने जाना अपनी एक 15-17 साल की जर्नी में, कि जो आप नॉर्मल जो ट्रेडर होगा ना, ट्रेडर नहीं बोलूँगा मैं उसे, एंट्रेंट बोलूँगा। हाँ, जो आया और गया, हाँ, किसी को पता भी नहीं चलता। एग्ज़ैक्टली। तो वो क्या करते हैं, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, उसने ट्रेड करी, वो फेल हुआ, हुँ। फिर वो ट्रेड करेगा, फिर फेल होगा, हुँ। फिर वो ट्रेड करेगा, फिर वो फेल होगा। वो ये विशियस सर्कल जो चक्रव्यूह है ना, वो चलता रहेगा। और फिर वो एक दिन जब उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, या फिर वो अपनी जॉब से पैसे उसमें नहीं लगा पाएगा, या फिर वो कर्जा ले लेगा, है ना? फँस जाएगा। वो फँस जाएगा, फिर वो एक दिन वो मार्केट को गाली देके चला जाएगा, मार्केट इज़ अ गैम्बल, सट्टा है ना? अब जो मार्केट से कुछ सीखने आया है, या जो एक ट्रेडर बनने आया है, जो कि एक प्रॉपर वे, ब्लूप्रिंट जो हमने बात करी, हुँ।
उसके थ्रू जाएगा, तो वो क्या करेगा, ट्रेड करी, फेल हुआ। अब जिस बंदे ने अपने फेल को एनालाइज कर लिया, केवल एक ही चीज एनालाइज, मैं फेल हुआ क्यों हुआ, अच्छा ठीक है, सपोर्ट पे नहीं आया था, मैंने बीच में ट्रेड ले लिया था, ट्रेंड के मिड ऑफ द ट्रेंड मैंने ले लिया था, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन नहीं था, तो ये सारी चीजें अगर आपने ली, ट्रेड लिया, फेल हुए, एनालाइज किया, देन अगेन ट्रेड लिया, फेल हुए, एनालाइज हुए, ट्रेड हुए, फेल हुए, एनालाइज किया, तो जब एक टाइम आएगा जब आप पूरे रिफाइंड हो जाओगे एनालाइज कर करके, एंड यू बिकम अ परफेक्ट ट्रेडर। तो उसमें क्या होगा कि जो एनालाइज वाला पार्ट है, ट्यूक, जैसे ट्वीकिंग बोल देते हैं ना, कि भाई मैंने ये स्ट्रेटजी ट्वीक कर ली, ठीक है, क्यों कर ली, आपको पता है ना गलती कहाँ पे है। ऐसे सपोज करो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने 150 ट्रेड लिए, ठीक है, आपने एक जर्नल मेंटेन करा, उन 150 ट्रेड में से आपने पता चला कि मेरा इसमें रेशो अच्छा आ रहा है, 60 टाइम मैं प्रॉफिटेबल हूँ और 40 टाइम में गलत हो रहा हूँ, ओके, ठीक है, 60-40 इज गुड। ओके, आपने डेटा देखा 150 उन ट्रेड्स में से, आपको देखा कि आप वेडनेसडे को लॉस में होते हो, आपने 20 दिन वेडनेसडे काम करा उन 150 दिनों में, और आपके 15 दिन वेडनेसडे लॉस में है। तो जर्नलिंग से क्या पता चलेगा आपको, आपने उन वेडनेसडे को उड़ा दिया, एक पैटर्न हमें मिल जाएगा कि हमारे ट्रेडिंग में पैटर्न क्या चल रहा है। हाँ, तो आप वेडनेसडे को अगर हटा देंगे, ऑटोमेटिक बढ़ गया, 65 की रेशियो आ रही है, वो ऑलमोस्ट 75-80 हो जाएगी। एग्जैक्ट, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने जस्ट ट्वीक करा कि मैं वेडनेसडे को ट्रेड नहीं करूंगा, वेडनेसडे इज अ हॉलीडे फॉर मी। बिल्कुल, तो ये सारी चीज होनी है, आपको गलती कब पता चल सकती है, जब आप उसका डेटा मेंटेन करके चलोगे। और डेटा मेंटेन करना, उसके बाद रिव्यूइंग करना, मेन थिंग वो है कि मैं गलत हूँ, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। वीकनेस पे काम करने से बढ़िया उसको हटा दो, आप वीकनेस जो हो रही है उस पे काम करने से बढ़िया आप उसको हटा दो, ऑब्सोलीट कर दो, तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। मतलब जो गलतियां हो रही हैं, अगर आप उसको सुधारने पे ज्यादा एफर्ट लगाओगे, शायद टाइम ज्यादा लगे या मनी ज्यादा वेस्ट हो, बिल्कुल, उसको अवॉइड ही करो। आप उसको अवॉइड करो। लेट्स से सपोज करो आप इन टर्म्स अगर हम टेक उसमें बात करें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, HIN यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज वाले दिन भी ट्रेड करते हैं, जैसे पॉलिसीज आई या कुछ भी इवेंट हुए, क्वार्टरली रिजल्ट है ना, पर मोस्टली उस दिन लॉस में होते हैं। एग्जैक्टली, आपने चीज नोटिस करी हो, किसी स्टॉक का अगर रिजल्ट अच्छा भी आया है तो डिस्पाइट दैट स्टॉक गिर जाता है। एग्जैक्टली, क्यों क्यों गिर जाता है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट वो स्टॉक पहले से ही पॉजिटिव चलता आया कर देते है ना, तो मार्केट जो उसे प्राइसिंग कर लेती है, और वो डिस्पाइट दैट उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं और वो गिर जाता है, और उसके ऑप्शंस में अधिकतर लोगों को लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले एक ऐसा इवेंट होता मतलब जो कि मार्केट को नहीं पता होता, जो इन लाइफ ब्लैक सॉन्ग, हाँ हाँ है ना, वो पता नहीं होता। तो जो आईवी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दीपक भाई। आईवी जो होती है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी फैक्टर पे काउंट करती है। जब आपने देखो कि मार्केट एक स्मूथ वे में चल रही है, मतलब आईवी अगर कम है तो मार्केट एक स्मूथ ट्रेजेक्टरी में ऊपर की साइड होती है। अनसर्टेनिटी जब विक्स हाई होती है, आईवी जब बड़ी होती है, तो मार्केट अनसर्टेन होती है, तो मार्केट में आपको एक फॉल देखने को मिलता है। और जब आईवी में क्रैश होता है, आईवी में क्रैश क्यों होता है कि वो इवेंट अब अनफोल्ड हो चुका है, ओके, वो जिसके वजह से वो आईवी बड़ी हुई था। हाँ, तो मोस्टली ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि जो ऑप्शंस बाइंग कर रहे होते हैं उसमें आईवी का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऑलरेडी एक महंगा चीज खरीद रहे हैं, हाँ जो जिसका वो प्राइस ही नहीं है, प्राइस, हाँ बिल्कुल। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे लेट्स से सपोज करो हम स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, लेट्स से कोई आईटी की कंपनी है, उसका रिजल्ट आने वाला है, ऑप्शंस बाय कर लिया रिटेल ट्रेडर ने कि यार इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, आने वाला है ना, कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, स्टॉक भागा भी, रिजल्ट भी अच्छा है, और उसके ऑप्शन बढ़े नहीं। क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि वो आईवी स्लैश हो गई है। एग्जैक्ट, क्योंकि अब वो जो इन्फॉर्मेशन है इन जर्नल सबको पता है कि इसके रिजल्ट अच्छे आ गए, अब वो अनसर्टेनिटी नहीं रही। तो जो इनसर्टेनिटी जो होती है उसकी वजह से विक्स जो है, जो आईवी है, वो स्लैश हो जाती है, उसके ऑप्शन के प्राइस इसी वजह से कम हो जाते हैं, डिस्पाइट दैट कि वो आपके फेवर में भागा स्टॉक, ऑप्शन की प्राइस नहीं बढ़े। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डेल्टा कब काम करेगा, थीटा कब काम करेगा, वेगा क्या होता है। मेरी एक कॉन्सेप्ट भी है VDT करके, अच्छा, वेगा डेल्टा थीटा, ओके, है ना, उसके बारे में भी अगर आपके व्यूअर्स सेकंड पॉडकास्ट की से लिख के कमेंट करेंगे तो हम उस पर जरूर काम करेंगे। मैं एक हिंट दे देता हूँ, किसी ट्रेडर को
डिसिप्लिन बनने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो अगर प्रॉफिटेबल बनना चाह रहा है तो केवल डिसिप्लिन होना चाहिए ना उसे। यानी कि वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज इक्वल टू वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर। वीपीटी इज इक्वल टू वीडीटी। वेरी Very- प्रोफेशनल ट्रेडर इज इक्वल टू वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर। ओके। और अगर किसी को वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर इन ऑप्शंस बनना है, ठीक है, तो उसे वीडीटी ही फॉलो करने पड़ेगा। वेगा डेल्टा थीटा। वेगा डेल्टा एंड थीटा। तो वीपीटी इज इक्वल टू वीडीटी यानी कि वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर। और वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर अगर आपको बनना है ऑप्शंस में तो आपको वीडीटी ही फॉलो करने पड़ेंगे, वेगा डेल्टा एंड थीटा। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ करूंगा अगर कमेंट्स आते हैं तो। भाई कर दो कमेंट, ये लिटरली बड़ा मजा आएगा सीखने में और मैं साथ में रहूंगा, क्योंकि हम लाइव में बोलते रहते हैं यार ये चीजें ग्रीक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोग सीखना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों ये चीज़। नहीं, अगर कमेंट्स आएंगे और हम इस पॉडकास्ट को करेंगे ना तो मतलब ये समझ, मजा आएगा। ऑप्शंस उनके लिए केक वॉक हो जाएगा। क्या बात है, ऑप्शंस उनके लिए केक वॉक हो जाएगा भैया। क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे ऑप्शंस पे किस तरीके से हाँ। ये चीजें करनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। देन उसके बाद दीपक भाई चीज आती है, ये सारी चीजें हो गई जर्नलिंग। एक होती है मेडिटेटिव माइंड। ओके। मेडिटेटिव माइंड मतलब आपने इन्वायरमेंट किस तरीके का बना रखा है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि आप ट्रेड करने गए और आपका माइंड मेकअप उस हिसाब से है ही नहीं। यानी कि आपकी आज आपकी किसी से लड़ाई हो गई है ना, किसी भी चीज रीजन से हो सकती है, फैमिली में हो गई, आउटसाइड हो गई किसी से, और आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो वो आपकी कहीं ना कहीं मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। ओके। ये चीज मैंने नोटिस करी है कई बार कि अगर आपको बीमार है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी फाइट हो गई किसी से, एक्चुअली आप कुछ भी हो सकता है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में बोल रहा हूँ। जैसे आपको बुखार हो रहा है या आपको हेडेक हो रहा है, इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग एट दैट डे, क्योंकि आप ना ट्रेडिंग इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग थिंग। और आप जब बीमार होते हो या फिर किसी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि यार मुझे उसने ऐसे बोल दिया या मेरी फैमिली में ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपकी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। और ट्रेडिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग है, वाइज डिसीजन मेकिंग चीज़ है। तो वो आप गलत डिसीजन ले सकते हो, फिर उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग प्लान में होनी चाहिए। 7-8 पॉइंट्स जो हमने बात करी, ट्रेडिंग टैक्टिक्स, आपका पर्सनल ट्रेड्स, है ना, रिस्क मैनेजमेंट, आपको 1:2 लेना है या 1:3 पे लेना है, किस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट के बाद आती है मेन चीज़ मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं कि आप तब तक ही काम करेगी जब तक आप मार्केट में एंट्री नहीं करें। ओके। है ना, आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं इस ट्रेड में 1000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो आपने वो ट्रेड लिया कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन लूजिंग दैट पर्टिकुलर $1000, ठीक है, तो आप उसमें ट्रेड लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जब आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद काम करते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट यानी कि हाउ टू मैनेज दैट रिस्क। अब आपने एक ट्रेड लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट का रोल खत्म हो गया वहां तक। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले तक का रिस्क मैनेजमेंट का रूल था, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को ट्रेड लेने के बाद सोचते हैं अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। हाँ, वो पार्ट है मनी मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट, आपने ट्रेड एंट्री करी कि भाई मैं इसमें 1000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ और मैं इसमें 3000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा। हाँ। ठीक है, अब वो आपने ट्रेड पंच कर दी। अब आता है मनी मैनेजमेंट का रोल। अब दीपक भाई मैं एक आपकी व्यूअर से एक क्वेश्चन पूछूंगा। लेट्स से सपोज करो आपने ट्रेड ली, आपको 1 रुपए लॉस में आपको लेने को तैयार हो, 3 रुपए प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो। लेट्स से सपोज करो स्टॉक 1 रुपए चला, ठीक है, आप 3 रुपए मान के चलो इसमें प्रॉफिट है और वो 2 रुपए तक पहुंच गया। ठीक है। ठीक है, अब उस 2 रुपए पहुंचने तक अब कितना रिस्क रिवॉर्ड हो गया। नॉर्मल जनरल बोलेगा कि यार वो तो है 1 रुपए 3 रुपए ही तो है। नहीं, अब जब आपका प्रॉफिट के डायरेक्शन में आप 2 रुपए चले गए और आपको 3 रुपए चाहिए थे, अब आपके पास केवल कितने रुपए हैं आने के लिए? 1 रुपया, और जाने के लिए 3 रुपए, 1 रुपए का स्टॉप लॉस। आपने वो उल्टा कर दिया, 1:3 हो गया अब आपका। ओके, वहां तक फिर लोग बैठ जाते हैं। तो ये चीज आपको मेंटेन करके चलनी है कि ये चीज आप लिख लो कहीं पे। फर्स्टली प्रिजर्व योर प्रीशियस कैपिटल। नहीं, इसको फिर आपने कैसे, मतलब जैसे अब क्या हो गया कि 3 रुपए जाने को है, 1 रुपए आएगा, तो क्या आप कह रहे हो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना? अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। ठीक है, जब आप प्रॉफिट में अगर कोई ट्रेड आ जाए तो वो ट्रेड फिर लॉस में नहीं कटनी चाहिए। ओके, ये रूल बना के चल लो तो आप अपनी प्रीशियस कैपिटल को बचा लो। ऐसा रूल भी होना चाहिए कि एक दिन अगर आप प्रॉफिट में आ गए मॉर्निंग में किसी भी ट्रेड से, तो उस दिन लॉस में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई रूल होना चाहिए? ऐसा रूल बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मार्केट ना दीपक भाई एक ऐसी चीज है कि उसमें आपको 1 साल में
समवेयर अराउंड 220 से लेकर 230 अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ठीक है, अगर आज आपकी एक अपॉर्चुनिटी छूट गई तो कल मिल जाएगी, बहुत सारी बड़े है ना। तो लोग क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी चली गई, और उसी को भाई आप पास्ट में जाके चेंज तो नहीं कर सकते, बट आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। आज आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो, अपना पीस ऑफ माइंड ऐसा रखो कि वो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग हैम्पर ना करे। ठीक है, मेन मेन क्या होता है कि लॉस में जो होते हैं, जो रिटेल एंट्रेंट्स जो लॉस में किस लिए हैं, वो एक चीज़ के लिए आते हैं कि जैसे लेट्स सपोज करो उनका 10,000 रुपये का लॉस हो गया, तो फिर वो 10-20 हज़ार रुपये मार्केट में इन्फ्यूज करेंगे। वो ट्रेडिंग के लिए इन्फ्यूज नहीं करेंगे, वो जो बैक ऑफ द उनका 10,000 रुपये का लॉस हो गया ना, उसको निकाल उसको रिकवर करना है बस यार मुझे। और देखो ट्यूशन की वो फीस होती है, जो 10,000 रुपये का लॉस हुआ ना, तो ट्यूशन की फीस है, कहीं ना कहीं तो गलती करी है आपने। एग्जैक्टली। और अगर गलती से नहीं सीख रहे हो, यू कीप ऑन डूइंग सेम थिंग, कि वो ये गलती, आप स्टॉप लॉस नहीं लेना, दिमाग में स्टॉप लॉस लगा लेना, क्वांटिटी साइजिंग नहीं करना, 10,000 रुपये अकाउंट में पड़े हैं, 30,000 रुपये का ट्रेड ले लेना। मेन गलती क्या होती है दीपक भाई, मैं एक चीज़ और बताऊंगा। तो लीवरेज की मैं दीपक भाई मैं बात कर रहा हूँ, लीवरेज में क्या होता है, लेट्स से सपोज करो 50,000 रुपये पड़े हैं ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और बंदे ने 1 लाख की पोजीशन उठा ली या 1.5 लाख की पोजीशन उठा ली। अब उसे तो ये लग रहा है कि मेरे 50,000 रुपये पर पोजीशन उठी है, बट इन एक्चुअल जो लॉस होगा वो 1.5 लाख वो 1.5 लाख पे होगा। अब 1.5 लाख पे जब लॉस होगा तो उसकी कैपिटल हाफ हो सकती है, गॉट इट। तो ये चीज जिस दिन ये एंट्रेंट समझ जाएंगे कि दिस इज नॉट ए केक वॉक, एक प्रोफेशनल वे में काम करो, तभी इसमें सक्सेस मिल पाएगी। बिल्कुल, ग्रेट। सो आजकल जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हुई हैं, लॉट साइज़ बढ़ गए, एक्सपायरीज बंद हुई, फिर आई, फिर नए एक्सचेंज की बातें चल रही, बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आई हैं, जिससे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एक हाइप क्रिएट हो गया है कि इंडियन मार्केट छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं बचा है, क्रिप्टोज में आओ और फॉरेक्स में आओ और वहाँ पैसा बनेगा। इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डालिए। दीपक भाई, जैसे अभी लॉट साइज इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, है ना, जिन्हें मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो 20-50 हज़ार रुपये या 1 लाख पे जो ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है, जो प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द रिस्क, ठीक है, लॉट साइज इंक्रीज होने से मुझे नहीं लगता, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी नहीं पड़ा, और आपको भी नहीं पड़ा होगा, है ना, क्योंकि हमने अपने लॉट साइज जो ले रहे थे वो कम ले लिए। एग्जैक्टली। हमारा तो क्वांटिटी उतना ही हुआ। हमारा देखो, एक सिंपल सा मैं एक जोक बता देता हूँ कि एक बार पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए थे, तो उनसे पूछने लगे भाई पेट्रोल के प्राइस से क्या आप पे इफेक्ट पड़ा, कह रहा मैं तब भी 1,000 का डलवाता था, अब भी 1,000 की डलवा रहा हूँ। तो हमें क्वांटिटी लॉट साइज से मतलब नहीं, हम तब भी 100 क्वांटिटी ले लेते, 1000 क्वांटिटी ले लेते, अब भी 1000 ले रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इतना कुछ मैटर नहीं करता, बल्कि इन चीज से क्या होगी, जो नॉइस क्रिएट करते हैं ना, जो न्यू एंट्रेंट नॉइस क्रिएट करते हैं कि कहीं भी उठा लेना, तो वो स्मूथनेस आ जाएगी। अब वो स्मूथनेस आ रही है। हाँ, तो लोग जा रहे हैं, मतलब अभी अब मैंने देखा बहुत सारे ट्रेडर्स ने छोड़ दिया, बहुत तगड़े लेवल से वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए हैं एक्सचेंजेस के। आपको अगर बोला जाए कि आप क्रिप्टो ट्रेड करो, आप करोगे या करना चाहोगे? नहीं दीपक भाई, मैं फ्रेंकली बताऊँ, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मेरे से काफी लोग बोलते हैं कि भाई आप क्रिप्टो में क्यों ट्रेड नहीं करते हैं। मेरा वो फोटे नहीं है, मुझे उस तरफ, मैं ना अपना सिंपल रूल बताऊं, मैं उस बारे में सोचता ही नहीं जहाँ मुझे जाना है, मुझे जाना ही नहीं है उस तरफ, तो मैं उसके बारे में ना जानने की कोशिश करता, क्योंकि मैं स्मूथली इजी रिटर्न निकाल रहा हूँ अपना एक्सचेंज से ट्रेड करके। और एक चीज़ और मैं बताऊं, क्योंकि ये अनरेगुलाइज चीज़ है अभी, है ना, एक छोटी कैपिटल पे अगर ट्रेड करना है, 1,00,000-2 लाख में अगर, समझ में आता है ना, तो इसमें अगर क्रिप्टो में ट्रेड भी करूंगा, ठीक है, बड़ा कैपिटल आप लगा के ट्रेड नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर फंस गए, लेट्स से सपोज करो आपका पैसा किसी जो ब्रोकर्स होते हैं इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो आप किसके पास जाके कंप्लेंट करेंगे? कहीं नहीं। है ना, आप बल्कि आप पे उल्टा केस हो सकता है, फेमा का, फॉरेन एक्सचेंज का। हाँ, एग्जैक्टली। है ना, तो इट्स बेटर कि अगर छोटी कैपिटल से आपको रिस्क लेना है 10-20-50 हज़ार रुपए से, तो आप इसमें कर सकते हो ट्रेड। मेरा तो मानना यही है कि इट्स बेटर कि क्या नाम, जो भी चीज़ लीगलाइज्ड है उनके थ्रू काम करो, जब इंडिया में लीगल हो जाएगी तब काम कर लेंगे इस पे। बहुत सारे लोग अभी लॉस में हैं और लॉस होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट अच्छा नहीं था इसलिए हम पैसा नहीं बना पाए, अब शायद क्रिप्टो में बना लेंगे। तो मेरा भी बेसिकली मानना ये है कि अगर यार आप बैंक निफ्टी को, वो भी चार्ट ही है, अगर उसको आप नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, उसको अगर आप नहीं पैसा बना पा रहे हो,
तो कोई गारंटी नहीं है कि आप क्रिप्टो में या फॉरेक्स में बना लोगे। चार्ट तो चार्ट है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका या प्राइस एक्शन के बारे में? दीपक भाई आपने बहुत क्रूशियल पॉइंट रेज किया है कि जब आप उसमें नहीं कर पा रहे तो उसमें कैसे कर लोगे दूसरी चीज़ में। एक सिंपल सा मेरे पास क्वेरी आई थी कि लेट्स से सपोज करो कोई बंदा जॉब में है और वो ट्रेडिंग फुल टाइम करना चाहता है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था उनसे कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो? अगर आप जॉब के साथ रहते रहते आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आप अपनी जॉब भी छोड़ दोगे हम्म, और प्रॉफिट में आ जाओगे? तब तो आपके पास डबल प्रेशर हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो सेम गोज विद दिस कि अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो जाओ या करेंसी में प्रॉफिटेबल हो जाओ या आप M6 में गोल्ड सिल्वर में हो जाओ। सबसे मेन बात है कि इक्विटीज में काम करना बहुत इजी है। आप इसमें एक शेयर पे भी काम कर सकते हो, बिल्कुल। है ना। मैं एक चीज और आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, हमेशा प्रॉफिट के टर्म में मत सोचो, आप टके के टर्म में सोचो कितना परसेंट मुझे मिल रहा है। एग्जैक्ट। जब आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे ना तब आप परसेंटेज टर्म में ही सोचते जाओगे। लेट्स सपोज करो आपने 1% निकाल लिया, ठीक है, आपको अब ये नहीं देखना कि मेरा कितना प्रॉफिट हो गया। जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी ना तब भी आप 1% के चक्कर में रहोगे। 1% आ गया ठीक है, बड़ी कैपिटल हुई 1% आ गया, 1.5% आ गया ठीक है। सही बात। आप आपको माइंड में अपना देखो, बड़ी कैपिटल पे रिस्क लेने से बढ़िया है छोटी कैपिटल पे 10 बार रिस्क ले लो। हाँ एग्जैक्टली, आपने पहले ही बोला कि अगर आप 50,000 भी आपके पास हो तो उसको आप ट्रीट करो कि दिस इज द 50 लाख रुपीज। 80 लाख रुपीस। हम्म। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो प्राइस एक्शन ना हर फील्ड में काम करता है, वेदर इट इज इक्विटी, ऑप्शंस, कमोडिटीज, क्रूड ऑयल में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस तो देखो इंडिकेटर्स हम लगा लेते हैं, इंडिकेटर इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, प्राइस, हाँ, है ना, उससे ड्राइव उससे ड्राइव होता है। बिल्कुल। अगर हम ग्रैंड डैडी को ही पढ़ लेंगे पहले, है ना, हाँ, तो हमें पता ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि टू रीड अबाउट Right. प्राइस एक्शन को पढ़ो। आप जो ट्रेड्स लेते हो या आप जो ट्रेड करते हो जनरली वो किस तरह की होती हैं और कैसे उसको आप एनालाइज करते दीपक भाई मैं आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बता देता हूँ। हो? मैं ऑप्शंस बाइंग भी करता हूँ ठीक है। बहुत छोटे कैपिटल पे, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग करता हूँ बिग चंक ऑफ मनी पे। इसके पीछे का भी मैं रीजन आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ, वो बिल्कुल। खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल। और स्विंग भी करता हूँ, ठीक है, ग्रेट। इंट्राडे भी करता हूँ जब मैं कंफर्टेबल होता हूँ कि आज मैं पूरे दिन बैठूंगा। जैसे आज हमारा पॉडकास्ट है तो आज मैं किसी पोजीशन को नहीं लेके आया, क्यों? क्योंकि भाई मैं आपके साथ टाइम रिपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर मैं इंट्राडे ट्रेड में पोजीशन में रहूंगा तो मैं बार बार मोबाइल फोन देख रहे हैं, चार्ट है ना। हाँ। तो जब आप किसी को टाइम दे रहे हो तो फुल टाइम दो। तो ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे में कल कर लूंगा, मंडे को कर लूंगा जब मार्केट ओपन हो। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं ट्रेडिंग स्टाइल बता देता हूँ कि किसको ऑप्शंस बाइंग करनी चाहिए, किसको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। एक मैं हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रेडर ए है और एक ट्रेडर बी है। ठीक है। दोनों बढ़िया एनालिस्ट हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, दोनों की व्यू भी सेम है, ठीक है, कि मार्केट उनको बुलिश बायस लग रही है, ओके। पॉजिटिव साइड लग रही है। ओके। ठीक है, ट्रेडर बी ए क्या करेगा, वो बाइंग करता है खाली, और ट्रेडर बी क्या करता है, वो ऑप्शन सेल करता है। ट्रेडर ए करता है ऑप्शन बाइंग और ट्रेडर बी क्या करता है, सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग करता है। दोनों का व्यू सेम है कि मार्केट उनको दोनों को ऊपर लग रही है। तो ट्रेडर ए क्या करेगा, कॉल ऑप्शन बाय। ट्रेडर बी क्या करेगा, पुट सेल करेगा। पुट सेल करेगा। परफेक्ट। अब सिंपल सा मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स के लिए ये है कि ट्रेडर ए जो बाय किया, जो बाय किया है, उसके प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं? कम है उनके। उनके प्रॉफिट होने के चांसेस 33% है। भाई क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई ऑप्शन बाय करा तो उनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी केवल 33% है। क्यों है? मार्केट 3 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एग्जैक्टली। और नंबर 3 जो है ना दीपक भाई, नंबर 3 सेकंड पॉडकास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। नंबर 3 जो है, अगर किसी ने टेक्निकल एनालिसिस समझनी है, डेरिवेटिव समझनी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उनको केवल 3 ही चीज याद रखनी होंगी। नंबर 3, हर चीज में नंबर 3 है। ओके। हर चीज में नंबर 3 है। सेकंड पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। मतलब टेक्निकल एनालिसिस याद रह जाएगी, डेरिवेटिव्स याद रह जाएगी, ट्रेडिंग क्या कैसे करनी है, क्या बात। सब चीज याद रह जाएगी। क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है उसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा है नहीं कुछ भी। ओके। अब मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जब बात कर रहे हैं तो एक हिंट दे देता हूँ।
कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस होती है मार्केट एक्शन को रीड करना। मार्केट एक्शन जो है, पास्ट मार्केट एक्शन को रीड करना, ताकि हम आने वाला फ्यूचर प्रोबेबल मूव पता कर सकें। मार्केट एक्शन में कितनी चीज होती है? 3 चीज होती हैं, प्राइस, वॉल्यूम ओके और ओपन इंटरेस्ट। 3 चीज। Okay. डन, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के पीछे की फिलॉसफीज क्या है? वो भी 3 है। ओके मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग, ठीक है। मार्केट एक्शन जो भी चीजें चल रही हैं, बुलिश साइड या बियरिश साइड, मार्केट वो उन्हें डिस्काउंट कर लेती है इंफॉर्मेशन को पहले ही। सेकंड इज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ओके जैसे जो बुलिश पैटर्न्स बन गए फ्यूचर हाँ। में, जैसे हेड एंड शोल्डर बना तो हमें पता चल गया हेड एंड शोल्डर बुलिश होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश होता है, ये पहले हेड एंड शोल्डर बियरिश होता है। तो ये चीजें बन चुकी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एग्जैक्टली थर्ड जो मैं बात करूंगा कि न्यूटन का एक लॉ था, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू इन दैट मोशन। तो सेम गोज विद आवर मार्केट, से कि मार्केट में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो चलता रहेगा जब तक कोई एक एडवर्स न्यूज ना आ जाए या उस पर कोई फ्रिक्शन ना लगाए। दिस इज वेरी सिमिलर टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू इन दैट मोशन until any force exert on it। तो मार्केट एक बुलिश चलती रहेगी जब तक कोई ऐसी उस पर कोई न्यूज ना आ जाए, कुछ इम्पैक्ट ना हो जाए, है ना। सेम गोज विद जब मार्केट डाउन है तो वो चलती रहेगी जब तक कोई एक अच्छी सी खबर ना आ जाए। तो 3 हमने अभी बात कर ली। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी 3 है, ओके जिससे कि आप अगर उन पॉइंट्स को निकलोगे ना तो टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस आपकी फिंगर्स पे हो जाएंगी। क्या बात, तो सेकंड पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जरूर अगर कमेंट आते हैं। नहीं जरूर जरूर। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी वो ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी। हाँ, ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी की हम बात कर रहे थे। तो मार्केट की डायरेक्शन होती है 3, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइड, या साइडवेज जाएगी, चौथी कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल तो अब बात करते हैं पहली डायरेक्शन, मार्केट ऊपर गई तो कॉल बायर को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेकंड, मार्केट नीचे गई, लॉस हो गया। लॉस हो गया। थर्ड, मार्केट अगर साइडवेज चली गई, वहां पे भी स्मॉल लॉसेस रहेंगे, स्मॉल लॉस, या हो सकता है कि लॉस हो जाए क्योंकि थीटा फैक्टर, फैक्टर्स ब्रोकरेज प्लस थीटा फैक्टर, यानी कि 3 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में उनको प्रॉफिट सही हो रहा है वो। हाँ अब बात करते हैं ट्रेडर बी। हम्म ट्रेडर बी, मार्केट ऊपर गई तो उन्होंने पुट सेल करी है, प्रॉफिट हो गया, उन्हें प्रॉफिट हो गया। मार्केट नीचे गिरी, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब मार्केट साइडवेज रही, फिर भी प्रॉफिट। फिर भी प्रॉफिट हो गया। यानी कि जब उन्होंने ट्रेड ली तो उनकी प्रोबेबिलिटी 66% की है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको 33% की साइड जाना है या 66 की साइड जाना है। फिर अभी आपने बोला कि आप भी कभी कभी बाइंग करते हो छोटे स्मॉल कैपिटल से या कर रहे हो, उसके पीछे का फिर क्यों रीजन, आप 33% के साइड क्यों गए हो? ऑप्शन बाइंग मैंने एक लिमिटेड, बहुत लिमिटेड मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 2-3-4% तक का रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि दीपक भाई, ऑप्शन इज ए डिकेइंग एसेट, और ऑप्शन एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आप 2 चीज आपकी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। एक तो आपकी एनालिसिस और एक मोमेंटम। ओके एनालिसिस आपकी ठीक है, चलो मार्केट आपको लग रहा है कि क्या नाम स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा, पता चला आप मान के चलो इंडेक्स ऊपर जाएगा और आपने एक्सपायरी अभी बाय कर ली और वो क्या 2 हफ्ते बाद आपको तो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। एग्जैक्टली तो आप मोमेंटम में भी एक्यूरेट होने चाहिए। तो वो मैंने जस्ट फॉर कि ठीक है टच में है या चल रहा है। हाँ, वो करते रहने चाहिए। बट मैं रिकमेंड एक चीज और बोलूंगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऑप्शन राइटिंग नेकेड करनी है। बिग नो, ओके बिग नो, नेकेड ऑप्शन राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे ठीक है कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। मैं जैसे अभी वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा कि जब आप ऑप्शन राइटिंग करने जाते हो, लेट्स से सपोज करो जो हम बात कर रहे थे ट्रेडर बी लेट्स से सपोज करो पुट उसने ऑप्शन राइट करी, तो उसका समवेयर अराउंड 1.25 लाख रुपए के करीब का उसका मार्जिन लगेगा एक उस पे लॉट पे। उसको प्रॉफिट जो होगा वो उतना ही होगा जितना का प्रीमियम जितने का प्रीमियम है, और उसको लॉस हो सकता है अनलिमिटेड। तो क्या आपको ऐसी ट्रेड करनी चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट तो पता है कितना होगा बट लॉस आपको मालूम नहीं है? तो इट्स बेटर इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं कि आप उसको हेज करके चलें। ओके हेज कैसे कर सकते हैं दीपक भाई? मैं बात करूं कि आपने पुट राइट करी, साथ में आपने थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द मनी जाके
पुट ऑप्शन बाय भी कर लिया, ठीक है, उससे होगा क्या, उससे आपका जो लॉस है वो कैप्ड हो जाएगा। अच्छा। अब आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, ठीक है। और एक चीज और, लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि उसमें आपका रिटर्न कम हो जाता है अगर आप हैज करते हैं, मार्जिन भी तो कम हो जाता है। उसमें आपका रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, हाँ, इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज हो जाता है। से और उसमें एक चीज का और बेनिफिट हो जाता है, जहाँ पे पहले अनलिमिटेड लॉस था वो क्या अब लॉस भी कैप हो जाता है। तो इसमें दो चीज बेनिफिशियल हो गया, आपको एक रिटर्न इंक्रीज हो गया और जो आपका मैक्सिमम लॉस जो अनलिमिटेड था वो भी कैप्ड हो गया। एग्जैक्ट। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं दीपक भाई। तो अभी थोड़ा सा ऑप्शन बायर पे प्रकाश डाली, मैं भी कंफ्यूज हो गया और बहुत सारे ऑप्शन बायर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको छोड़ देना चाहिए ऑप्शन बाइंग, पैसा नहीं बना सकते ऑप्शन बाइंग से, या क्या, या बना सकते हैं पैसा अगर ऑप्शन बाइंग से? तो एक ऐसी चीज जो कि अगर इस चीज को अपने फिक्स कर लिया या हटा लिया तो ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकता है। ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए बिल्कुल, अगर आपकी छोटी कैपिटल है ना तो आप ऑप्शन बाइंग करिए, बट ऑप्शन बाइंग का भी दीपक भाई जैसे मैंने बताया वीडीटी, इन डिटेल हम वीडीटी में डिस्कस कर लेंगे, बट मैं एक छोटी सी चीज उसमें बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप डेल्टा पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, ठीक है, डेल्टा पॉइंट ऑफ व्यू आपको डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा आपको बताता है कि मुझे स्ट्राइक प्राइस कौन से सेलेक्ट करनी है। मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स पे काफी काम किया है दीपक भाई, तो डेल्टा बेसिकली इन जनरल क्या होता है, डेल्टा होता है कि जैसे कि ओटीएम का डेल्टा, ओटीएम्स का डेल्टा 0.20 0.15 चल रहा होता है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि यार ये मुझे ओटीएम का डेल्टा जैसे कम चल रहा है, तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि ओटीएम्स उठा लेते हैं। ओटीएम्स के साथ दिक्कत क्या है कि जैसे उसमें डेल्टा आप आज के डेट में सबको पता है कि 0.20 का डेल्टा चल रहा है, 0.15 का डेल्टा चल रहा है। इन सिंपल टर्म आप लोगों को क्या पता होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट हिलेगी तब वो 20 रुपए हिलेगा, बट स्टैटिस्टिकल टर्म में इसकी टोटल डेफिनेशन अलग है दीपक भाई। अच्छा। जिसका 0.20 डेल्टा है उसकी इन द मनी में आने की प्रोबेबिलिटी केवल 20% है, 20%। ओके। यानी कि उसकी प्रॉफिट में आने के चांसेस 20% ही है खाली। अब आप एक चीज बताओ, आप उस ट्रेड में काम करना चाहोगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ही 20% है, यानी कि 80% प्रोबेबिलिटी उसकी आपकी लॉस की है, आपने ओटीएम लिए, आप 80% लेते के साथ लॉस में। बहुत बड़ी बात है। उसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ठीक है, एक मेरा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर भी है कि इसकी विनिंग की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉडकास्ट में। अगर एक तरह से आप बता भी दिया जितना डेल्टा है उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ये उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो बिग फिश होती हैं, रिटेल ट्रेडर क्यों लॉस में है, बिग फिश उसका उल्टा करके चलते हैं ना, सेल कर दे रही ओटीएम्स। जब उन्हें पता है कि इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 20% है, उनकी हो जाती है विनिंग की प्रोबेबिलिटी 80%, और वो साथ में हैज भी कर लेते हैं, है ना, वो साथ में हैज भी करके चलते हैं, वो नेकेड नहीं करते, वो हैज करके चलते हैं। तो इसी वजह से उनकी वो जीतते हैं, थोड़ा थोड़ा जीतते हैं, बट वो इन्हें कंसिस्टेंट वे में जीतते हैं। तो ये पूरा प्लान हम सेकंड पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं पूरा एक फ्रेमवर्क दूंगा आपके व्यूअर्स को कि किस तरीके से वेगा का यूज करना है, किस तरीके से डेल्टा का यूज करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में भी जा रहे हो बहुत जरूरी हो गए, वो बहुत जरूरी है, मतलब वेगा डेल्टा थीटा इनके अलावा कुछ भी चीज नहीं है। मोमेंटम अगर पकड़ना है तो वेगा को आपको 100% समझना पड़ेगा, उसके बिना मोमेंटम नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई। चलिए, काफ़ी लिटरली अमेजिंग। मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा, रुकने का मन नहीं कर रहा है, बट समय अलाउ नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे माइंड में है प्राइस एक्शन आपसे सीखना, एसएमसी आपसे सीखना, स्ट्रैटेजी सीखनी, काफ़ी कुछ है। लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि जब एक बंदा ना खुद कर रहा होता है, काफ़ी अच्छा कर रहा होता है, काफ़ी टाइम से ये मार्केट में है और बहुत बड़े लेवल पे, मतलब आपने और चीज़ें नहीं आपने डिस्क्लोज की, जैसे टीवी में है ना एंड ऑल, एक टाइम पे जो था चीज़ें आपकी जो करते थे आप, तो बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया हुआ है, बट इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं है ये। बट अभी आप आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं इनके चैनल का, आप लोग भी जाइए। नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आते हैं इनके साथ, और जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज वगैरह, वो जो आपने 3 का फंडा बताया है, वो 3 फंडा आप दोगे, इसके बदले में आप लोग देना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? तो ये 3 आप दीजिए और बहुत सारे 3 आपको हिमांशु भाई देंगे। सही है ना भैया? हाँ दीपक भाई, बिल्कुल धन्यवाद। आप बहुत अच्छा रहा यार, आपने मुझे बुलाया, और आपके व्यूअर्स को मैं यही बोलूँगा कि देखिए दीपक भाई पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नॉलेज इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हमारे बैक एंड में भी कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, मतलब एक हमारा काम है, हमने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, बिल्कुल एडिटिंग करना, फिर आप अच्छा। मतलब ये बहुत
टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, बट हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल के लिए, उनका लर्निंग कर्व शॉर्टन करने के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।